कि जब तक जाति संप्रदाय के बंधनों से ऊपर उठकर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हम एकजुट नहीं होंगे तो बिहार बदलने वाला नहीं है। और तब जब देखते हैं गांव का व्यक्ति जानता है कि कोई व्यक्ति बढ़ा सकता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति यदि जाति का है इसके आगे नहीं सोचता, तो क्या करना होगा? सबसे बड़ी चुनौती तो यही है। और जब चुनौती इतनी बड़ी है तो समाधान क्या है? पुराना बिहार, जातियां थीं लेकिन ऐसा जातिवाद नहीं था। ऐसा जातिवाद उस प्राचीन बिहार में रहा होता तो मगध में नंदवंश का उदय कहां होता? सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक बन सके, ये प्राचीन बिहार के हमारे पूर्वजों की महानता थी। यदि ऐसा जातिवाद होता तो आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त की जाति खोजते। प्राचीन बिहार में हम अलग थे, वेदांत की भूमि रही, कोई भेदभाव नहीं था। तो हम क्या कर रहे थे? अखंड भारत के साम्राज्य पर शासन कर रहे थे। विश्वविद्यालय स्थापित तब कर चुके थे जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना नहीं थी। लेकिन आज के बिहार में यदि हम सोचते रहेंगे, जाति संप्रदाय के नाम पर लड़ते रहेंगे, तो राजनीतिक दलों की तो व्यवस्था होगी, उम्मीदवार कभी योग्य नहीं चुनेंगे। उम्मीदवार उसी को चुनेंगे जो चुनाव जीत सकता है। तो बिहार में क्या करना होगा? एक बड़ी क्रांति लानी होगी जिसमें हर गांव के व्यक्ति में, उसके मन में यह विचार आए कि बिहार को यदि बढ़ाना है तो हर व्यक्ति को शिक्षित करना होगा। जिस क्रांति की बात मैं कर रहा हूं वह क्रांति है शिक्षा की, वह क्रांति है उद्यमिता की। जब तक इसको हम साकार नहीं करते तब तक बिहार नहीं बदलेगा। मैं तो 9th में था, हर भाषण में कई बार मैंने बताया कैसे बच्चों ने भोपाल में बिहारी बोल के चढ़ाया था, और तभी से मन में संकल्प जगा था कि अपने जीवन काल में यदि बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में मेरी कोई भूमिका होगी तभी अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। यात्रा लंबी चली है, पेपर लीक को मैंने देखा है। आईआईटी से जब घर जाना होता था बेगूसराय, तो पकड़ुआ ब्याह के डर से घर नहीं जा पाते थे, लेकिन उसी समय आईआईटी के लाइब्रेरी में जब वेदांत को मैंने पढ़ना शुरू किया तो उस बिहार की प्राचीन दृष्टि से अवगत हुआ। पिताजी मना किया करते थे कि बेटा आईआईटी से पढ़े हो, विदेश में अच्छी नौकरी लगी है, बड़ी कंपनी में नौकरी लगी है, इसको करो, सरकारी सिस्टम में मत उलझो। लेकिन मन तो कुछ और कह रहा था। एक संकल्प मन में जागृत हो चुका था कि बिहार में अपना योगदान करना है। नतीजा कि बिहार आए 2003 में आईपीएस बन के। उसी समय उसके तुरंत बाद भारतीय विदेश सेवा के लिए चयन हुआ तो पिताजी और सक्रिय हो उठे। उन्होंने कहा कि बेटा एक अवसर है, अवसर जीवन में दोबारा नहीं मिलता, अभी भी अवसर है। बिहार में बड़ा घोर जातिवाद है, जाने से कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, मैं भी बड़ा ईमानदार रहा हूं, लेकिन ईमानदार लोगों को कोई पूछता नहीं, जीवन भर परेशान रहते हैं। मना किया था। मेरे मन में भी संशय हुआ क्या करना चाहिए। उस समय पुलिस एकेडमी में थे, औरंगाबाद आए, रोहतास आए, गया आए, और अगला डेस्टिनेशन था काठमांडू। इसलिए जाना था कि पुलिस सेवा को भी देख सकूं, विदेश सेवा को भी देख सकूं। क्या चुनना चाहिए? सासाराम आए, औरंगाबाद आए, गया गए 2004 में, काठमांडू जाना नहीं हुआ। तभी मन में संकल्प हो गया कि बाल्यकाल से जिस लक्ष्य को लेकर चल रहा हूं, मन में संशय नहीं होना चाहिए। यदि बिहार के लोग बिहार को नहीं बदलेंगे तो क्या कोई सिग्मा ग्रह से बदलने आएगा? कहता हूं कि बहुत दिनों के बाद मैं 60 साल से लगातार राजनीति के प्लेटफार्म पर और बिहार के बारे में चिंता करने की बात करता रहता था, लेकिन कोई एक व्यक्ति सामने ऐसा नहीं आया जो बिहार के बारे में, सर्वांगीण विकास के बारे में राजनीति से अलग हटकर बिहार को जागृत करने की कोशिश करे। मैं अक्सर आईएएस आईपीएस लोगों को, पढ़ा
लिखा मानता हूं, उनको बुद्धिजीवी नहीं मानता, क्योंकि बुद्धिजीवी वो होता है जो समाज के बारे में चिंता करता है, समाज के कमी को दूर करने की बात करता है, समाज में जो किस रास्ते पर उसको ले जाना उस पर विचार करता है, और हर एक IAS IPS एक लिमिटेड दायरा में एक पद के दायित्व में रह के अपना काम करता है, इसलिए उससे समाज की कोई अपेक्षा नहीं होता। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। लेकिन उसमें से पहला व्यक्ति मैंने देखा जब हमारे रोहतास में SP थे, तब से उनके हमारी जान पहचान हुई थी, और जब मैंने अपनी शिक्षण संस्थान का डेवलप करने लगा तो पहला आदमी का नाम हमारे सामने आया कि बिहार के लड़कों को विकसित करने के लिए, उनको स्टार्टअप डेवलप करने के लिए, उनको कहीं ना कहीं पदस्थापित करने के बारे में विचार करता हो, और पोस्ट में IPS हो, जिसको कि अलाउ नहीं है कि एक लिमिटेड दायरा से आगे जाए। इसलिए मैं पहली बार अब मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं इस मंच से मैं उनका स्वागत करता हूँ कि एक बुद्धिजीवी को हम सम्मान देने के लिए यहाँ पर आए हैं, और उनके मार्गदर्शन को लेके आगे बढ़ने के लिए मैं आया हूँ, एक IPS के लिए नहीं। उन्होंने तो विकास वैभव जी ने शुरू किया कि विकसित बिहार में हम सभी को संकल्पित करेंगे, लेकिन इसके पीछे हम बिहार को कैसे विकसित करेंगे, बिहार को किन किन मुद्दों किस किस चीज़ की आवश्यकता है, ये अभी बाकी है। आज हम संकल्पित हो रहे हैं, और संकल्पित होने के बाद यहाँ से चले जाएंगे, भूल जाएंगे, लेकिन इनके जो कहे हुए जो संकल्प हम लेके जाएंगे, उसके बाद हमको क्या करना है ये हम लोगों को आपस में चिंता करना होगा, कि क्योंकि सिर्फ नारा देने से बिहार का विकास नहीं होगा। सरकारी तंत्र ने विकास का बिहार करने का आप 40-50 सालों से देख रहे हैं जो हो रहा है बिहार में, उससे विकसित नहीं होना होगा। हम सभी लोगों को जो जहाँ पर है वहीं ना कोई रास्ता खोजना होगा, और अपने लड़के को मार्गदर्शन देना होगा कि हम बिहार को कैसे विकसित करें। लाव सिंह जी। बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामना सबको। जितने भी बिहारी हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर आज अपने 113वें स्थापना दिवस की शुभकामना अपने आप को दें, और एक साथ मेरे साथ नारा लगाएंगे, जय बिहार। ऊपर वाले लोग भी जय बिहार, जय जय बिहार। आज लेट्स इंस्पायर बिहार के कारवां इस मुकाम तक पहुंच गया है। जो एक छोटा सा बीज विकास वैभव ने बोया था, वो एक बड़ा बरगद बनकर हमारे सामने उद्धृत हो गया है। और जो ये हमारी महिलाएं दिखा रही है, हमारे गार्गी चैप्टर के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी लोगों से ये प्रेरणा लेने की जरूरत है कि जिस तरह काम हमारी महिलाएं कर रही हैं, खास करके मैं गार्गी चैप्टर से इतना प्रभावित रहता हूं कि आने वाले जितने भी समय में बिहार का उत्थान हुआ है, हमारी महिलाओं का सबसे ज्यादा बड़ा योगदान रहा है, और आने वाले समय में भी हमारी बहनों का ऐसा योगदान रहेगा कि सोचने और समझने वाले लोग सोचेंगे कि बिहार की माता ये सीता की धरती है, ये गार्गी की धरती है, यहाँ से बुद्ध को ज्ञान मिला है। यहाँ से जब सम्राट अशोक का शासन था, तो उस शासन काल में जिस तरह सीमाएं टूट जाती थी, और जब बिहार का शासन होता है तो सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक जाता है।